नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। भारत के नक्शे पर आज हरियाणा उद्योग, खेल और विकास का प्रतीक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस राज्य की नींव पसीने से कहीं ज़्यादा बलिदान और सजा की राख पर रखी गई थी। 1857 की क्रांति के बाद जिसे मिटा देने की सजा मिली थी और 1966 में यही धरती हरियाणा बनकर फिर जन्मी। 1857 की क्रांति का साल जब भारत के लोगों ने पहली बार आज़ादी का सपना देखा था और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान, रेवाड़ी के राव तुलाराम, फरुखनगर के नवाब अहमद अली और दादरी के नवाब बहादुर खान ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय मुगलों के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो वास्तव में लाल किले तक ही सीमित रह गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। खुद को चारों तरफ से घिरा देख अंग्रेजों के पांव के तले की जमीन निकल गई थी और दिल्ली लगभग स्वतंत्र हो चुकी थी। मगर फिर अंग्रेजों ने रणनीति बदली और कहानी पलट गई। जींद, नाभा और पटियाला रियासतों की सेनाओं की मदद से सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और बदले में हरियाणवी जनता पर जमकर कहर बरपाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1857 की क्रांति की याद में बनाए गए जंगे आज़ादी संग्रहालय में इस बात का उल्लेख है कि हरियाणवी इलाके से 3000 से ज्यादा क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन ने कत्ले आम किया। गांव के गांव उजाड़ दिए गए और संपत्तियां जब्त कर ली गई। फरूखनगर, झज्जर और दादरी के नवाबों समेत राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। राव तुलाराम को निर्वासन के रूप में काबुल भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर, जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे और 80 की उम्र पार कर चुके थे, उनको निर्वासन के रूप में काबुल भेज दिया गया। इतनी निर्मम हत्याएं, सरेआम फांसियां और क्रांति को बेरहम तरीके से कुचल देने की घटना से हरियाणवी लोगों के मन पर गहरा घाव पड़ा। सजा के रूप में विद्रोही राजाओं और नवाबों के अधीन इलाकों को अंग्रेजों ने जींद, नाभा, पटियाला रियासतों के राजाओं को इनाम स्वरूप सौंप दिया, क्योंकि विद्रोह के दौरान इन रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाई थी। हिंदी भाषी क्षेत्र यानी आज का हरियाणा, जो दिल्ली को बचाने के लिए खड़ा हुआ था, उसे इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने लगातार हिंदी भाषी क्षेत्र को अनदेखा किया और इसको कमजोर करने का काम किया। आज़ादी के आंदोलन के समय से ही पंजाब को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही है। साल 1946 में कैबिनेट मिशन के सामने अकाली नेताओं ने पंजाब को सिख बहुल एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग की थी, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि पंजाब इकलौता ऐसा राज्य नहीं था जो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था, क्योंकि अन्य राज्य भी थे जो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर देश की एकता और अखंडता को देखते हुए अलग राज्य बनाने का हमेशा विरोध किया था। लेकिन घटनाक्रम बदलता है साल 1953 में। दरअसल 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए वहाँ के पोट्टी श्रीरामुलु ने जब अनशन शुरू किया और 58 दिन के अनशन के बाद जब 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरे दक्षिण भारत में जन आक्रोश के चलते भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। और इसी पृष्ठभूमि में पंडित नेहरू ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की घोषणा की। कमीशन की स्थापना के बाद आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पर अलग बनाया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र मराठी के आधार पर, असम असमिया के आधार पर, गुजरात गुजराती के आधार पर, मैसूर जो आज का कर्नाटक है कन्नड़ भाषा के आधार पर, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर और अन्य इस तरह अलग अलग जो राज्य है भाषा के आधार पर बनाए गए थे। लेकिन पंजाब की मांग को फिर भी ठुकरा दिया गया। उसी दौर के नेता रहे ज्ञानी करतार सिंह ने व्यंग कसते हुए कहा था कि संविधान में मान्यता प्राप्त 14 भाषाओं में से 13 के आधार पर अलग राज्य बना दिए गए, लेकिन पंजाब को दरकिनार किया गया क्योंकि सिखों की निष्ठा पर शक किया गया था। साल 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया और इसी प्रक्रिया में पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू बनाया गया, जिसमें हिमाचल को भी मर्ज किया गया था और इसको महापंजाब कहा जाता था। और इसी एक्ट के तहत पूरे भारत में बाद में राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर गठित की गई। समय बीत रहा था लेकिन पंजाब में आंदोलन कम नहीं हो रहा था। भीतर से आग और भड़क उठी थी। फिर 15 अगस्त 1961 को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दौरान मास्टर तारा सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी
और सिख नेताओं का आरोप था कि पंजाब में लगातार सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी पर तुरंत एक्शन लेते हुए पंडित नेहरू ने 1 अक्टूबर 1961 को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और जिम्मेदारी सौंपी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास को। महीनों चली जांच के बाद 9 फरवरी 1962 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और रिपोर्ट में दिलचस्प तथ्य सामने आए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सिखों के प्रति भेदभाव के हमें पंजाब में किसी तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी सिखों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में कुल आबादी का जो प्रतिशत था 34% उस समय कुल आबादी का सिख आबादी पंजाब के अंदर मौजूद थी। और रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जो पंजाब का मंत्रिमंडल है उसमें सिखों का प्रतिनिधित्व हमेशा 40 से 50% के बीच रहा है। साथ ही केंद्र सरकार के अंदर भी हमेशा एक सिख मंत्री अवश्य रहा है। इसके ठीक उलट अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाते हुए 1 अक्टूबर 1964 को हिंदी भाषी क्षेत्र के 49 यानी 49 विधायकों ने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रामकिशन को एक ज्ञापन सौंपा और इसी आधार पर फ्रीडम फाइटर श्री राम शर्मा के अगुवाई में बनी हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी ने महीनों जांच पड़ताल की, आंकड़े जुटाए और दस्तावेज हासिल किए। जब 1966 में पंजाब सरकार के सामने ये रिपोर्ट रखी गई तो आंकड़े चौंकाने वाले थे और कटु सत्य थे। रिपोर्ट में ये सामने आया कि पंजाब सिविल सर्विस के अंदर 289 अधिकारी पंजाब के थे, जबकि मात्र 20 अधिकारी ही हरियाणा से थे, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र से थे। इसके अलावा सचिव, उप सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्र से मात्र 4 अधिकारी थे, जबकि पंजाब से 105 अधिकारी थे। इसके अलावा पंजाब पुलिस में तो ये स्थिति बेहद असंतुलित थी, क्योंकि 448 कुल पोस्ट में से मात्र 24 पोस्ट हरियाणा के पास थी, जबकि पंजाब के नियंत्रण में 424 पोस्ट थी। एक और जहां पंजाब का 29% यानी 29% एरिया बिजली से रोशन था, वहीं हरियाणा मात्र 18% ही बिजली से यानी विद्युत से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा बात की जाए सिंचाई के क्षेत्र में तो पंजाब का 71 लाख एकड़ एरिया पानी से जुड़ा हुआ था, यानी उनके लिए पानी उपलब्ध था, जबकि हरियाणा के लिए मात्र 32 लाख एकड़ के लिए ही पानी उपलब्ध था। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, आंख खोलने वाली थी और इसने उस दर्द को दस्तावेजों में दर्ज कर दिया जो हरियाणा की जनता बरसों से महसूस कर रही थी। इसी उतार चढ़ाव के बीच एक और दुखद घटना घटी, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया, जिसके बाद साफ सुथरी छवि रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया और उस समय उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। 1965 आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला गया, सीमा पर हालात बिगड़ने लगे और आखिरकार युद्ध छिड़ गया। इस दौरान पंजाब और पंजाबियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। हर मोर्चे पर सिख और पंजाब के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूएन हंट ने हस्तक्षेप किया, जिसके चलते 22 सितंबर 1965 को दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ही देशों ने इसको अपनी जीत बताया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद में शांति समझौते के लिए मिले, लेकिन जनवरी 1966 का ये दिन, ये क्षण इतिहास के पलों में दर्ज हो गया, क्योंकि उसी रात शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। देश शोक में डूब चुका था, क्योंकि एक बार फिर देश अपना नेता, अपना बेटा खो चुका था। और यहीं से सत्ता में आई पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिस समय उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने पंजाब के प्रश्न को अलग दृष्टिकोण से देखा। 1965 के युद्ध में जिस प्रकार से पंजाबियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था, उससे इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुई। उन्होंने माना कि इस समुदाय ने भारत की रक्षा में जो भूमिका निभाई है, वो पहचान और सम्मान की हकदार है। और यहीं से हरियाणा पंजाब के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हुई। अप्रैल 1966 में केंद्र सरकार ने पंजाब बाउंड्री कमीशन का गठन किया। यह आयोग, यह कमीशन गांव-गांव, तहसील दर तहसील हर रोज बैठ के करता रहा। भाषा और संस्कृति के आधार पर सीमाओं का विश्लेषण किया गया और जून 1966 के आरंभ में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। लेकिन हैरानी हुई कि सियासी पारा घटने की बजाय बढ़ता गया, क्योंकि दोनों राज्यों को
अलग करने पर तो सहमति बन चुकी थी, लेकिन विवाद उठा चंडीगढ़ पर। दरअसल मामला ये हुआ कि चंडीगढ़ और खरड़ तहसील के आसपास के क्षेत्रों को हिंदी भाषी क्षेत्र माना गया और आयोग ने यह सिफारिश की कि इन इलाकों को हरियाणा में शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये सिफारिश पंजाब के नेताओं को मंजूर नहीं हुई। उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, इस सिफारिश को नामंजूर कर दिया, जिसके चलते विवाद तूल पकड़ता गया और विवाद गहराता गया। अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मामले में हस्तक्षेप किया और एक राजनीतिक समझौता करवाया। इस समझौते के तहत चंडीगढ़ को हरियाणा पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही प्रदेश अपनी ही राजधानी में किराएदार बनकर रह गए। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य हरियाणा के रूप में एक ऐसे प्रदेश का जन्म हुआ जिसे अपनी पहचान के लिए न तो कभी कोई आंदोलन करना पड़ा, न विरोध का बिगुल बजाया और न ही भूख हड़ताल की नौबत आई। गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे का भी आवंटन शुरू हुआ और इसी क्रम में आईएएस कैडर का भी बंटवारा शुरू हुआ। उस दौर के आईएएस रहे राम वर्मा, जो 3 लाल्स ऑफ हरियाणा बुक के लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुझे हरियाणा कैडर मिला था और पंजाब के मेरे बैचमेट जिनको पंजाब कैडर मिला था अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे कि अगले महीने की सैलरी कहाँ से मिलेगी। बात भी सच थी, क्योंकि नवजात हरियाणा के पास न संसाधन, न उद्योग और खजाना भी बिल्कुल खाली था। शुरुआत में प्रदेश को केंद्र के सहारे रहना पड़ा, कभी प्रशासन डगमगाया तो कभी समाज टूटा, लेकिन हरियाणा ने हर बार खुद को फिर से खड़ा किया और फिर कुछ ही वर्षों में ये प्रदेश कृषि, उद्योग और प्रशासन तीनों ही मोर्चों पर एक साथ रफ्तार पकड़ने वाला राज्य बना। फिर ठीक सदी बदलने से पहले जो राज्य कभी केंद्र के सहारे खड़ा था, आज भारत के सबसे आर्थिक रूप से मजबूत प्रदेशों में शामिल हो चुका था। आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में पंजाब की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 1.96 लाख रुपए थी, जबकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3.26 लाख रुपए थी। हरियाणा प्रदेश की कहानी एक ही बात कहती है कि संघर्ष हो या चुनौतियां, हरियाणा प्रदेश हमेशा आगे बढ़ना जानता है। हालांकि कभी एसवाईएल के पानी को लेकर तो कभी चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव की लकीरें खींचती रही हैं। कभी पानी पर बहस तो कभी चंडीगढ़ को लेकर टकराव, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई हमेशा जिंदा रही कि दिलों का रिश्ता भी टूटा नहीं है। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जब पंजाब के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला तो हरियाणा और पंजाब के बेटे एक ही बैनर के तले एकजुट नजर आए। इतना ही नहीं, 2025 में जब पंजाब में विनाशकारी बाढ़ आई और पूरा पंजाब डूब गया तो हरियाणा ने अपने भाई की तरफ बाहें फैला दी। शायद इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों राज्य बेशक अलग हो गए हों, लेकिन जज्बात आज भी एक हैं। हरियाणा और पंजाब बेशक अलग हो गए हों, लेकिन आज भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।